नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के YouTube चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है भारत शासन अधिनियम 1858 पे, जहां इससे पहले इस अधिनियम के 2 वीडियोज़ और आ चुके हैं। पहला वीडियो जिसमें आपने देखा इस अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण की पृष्ठभूमि, हर वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो कहीं ना कहीं इस अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, उनके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा वीडियो जहां पर हमने इस अधिनियम के प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। यह तीसरा वीडियो है जहां पर हम इस अधिनियम के प्रावधानों की समालोचना करने जा रहे हैं। समालोचना यानी इसके प्रावधानों की खासियत और खामियों की बात करेंगे, इसके प्रावधानों के पक्ष और विपक्ष पर दृष्टिपात करेंगे। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समालोचना के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों के पक्ष के बारे में। तो सबसे पहला मतलब इसकी जो खास बातें थीं इस पूरे के पूरे अधिनियम की, सबसे पहला कंपनी की शक्ति का समापन। बहुत शॉर्ट में मैंने हेडिंग बस लिखा है, कंपनी की शक्ति का समापन। यानी कंपनी की शक्ति कहां थी? भारत में थी। कंपनी भारत पे शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी शक्ति जो है वो समाप्त कर दी गई। समाप्त करके भारत के संबंध में सारी जिम्मेदारियां अब किसको दी गई? क्राउन को दी गई। क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लस क्राउन, इनको दी गई। अब सारा का सारा भारत के संबंध में प्रशासनिक शक्ति किसको मिल गया? ब्रिटिश क्राउन को मिल गया। किसको मिला? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन प्लस पार्लियामेंट। ब्रिटिश क्राउन प्लस पार्लियामेंट को मिल गया। इससे क्या हुआ? जैसे ही कंपनी खत्म हुई, कंपनी की जो भी नियंत्रक और निदेशक मंडल थे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे, उनको भी पूर्ण रूपेण शिथिल कर दिया गया। जैसे ही कंपनी की संचालक शक्तियां, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया, बात को बिल्कुल गौर से सुनिए। जैसे ही कंपनी की संचालक संस्थाएं, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त किया गया, 1784 यानी पीट्स इंडिया एक्ट के समय से स्थापित भारत में दोहरी शासन व्यवस्था यानी जो डुअल गवर्नेंस था वो समाप्त हो गया। वो समाप्त हो गया। भारत में दोहरे शासन प्रणाली, भारत की दोहरी शासन प्रणाली समाप्त हो गई। इससे क्या हुआ? कार्यों में विलंब समाप्त हुआ, कार्यों में संदेह समाप्त हुआ, कार्यों के प्रति दोहरी जिम्मेदारियां समाप्त हुई। तो इसका फायदा भारत को मिला, सीधी सी बात। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा था गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल अब वायसराय होगा। तो गवर्नर जनरल क्या था? गवर्नर जनरल जो है वो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, अर्थात इस पे नियंत्रण किसका रहता था? गवर्नर जनरल पर निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, इन दोनों का नियंत्रण रहता था कंपनी पे। कंपनी का नियंत्रण रहता था किस पे? गवर्नर जनरल पे। यानी निश्चित तौर पर गवर्नर जनरल पे भी दोहरी शासन का दबाव रहता था। इसका मतलब दोनों को खुश करके रखना है, नियंत्रक मंडल को भी संतुष्ट करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी संतुष्ट करना है। ऐसे में दोहरी भूमिका निभाते निभाते अपनी जो मूल भूमिका है वहां से जो गवर्नर जनरल है अक्सर विचलित हुआ करता था। अब वो वाइसराय होगा। वाइसराय का मतलब क्या हुआ? क्राउन
का प्रतिनिधि मतलब ब्रिटिश सम्राट या जो ब्रिटेन की महारानी है उनका प्रतिनिधि होगा वाइसराय। मतलब उस पर किसी भी प्रकार के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, कंपनी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, बल्कि वो सीधा किसके प्रति जिम्मेदार होने लगा, वो क्राउन के प्रति जिम्मेदार होने लगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा विवेकशीलता, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा समर्पण अब वो दे सकता है पहले की अपेक्षा। यानी उसकी भूमिका में और ज्यादा गंभीरता आई, उसकी भूमिका में और ज्यादा वृद्धि हुई। अब वो ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय ले पाने में सक्षम होगा, क्योंकि उसको क्राउन के बीच में वो किसी और के प्रति जिम्मेदार नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत में प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि, इसको हम कह सकते हैं एक लाइन में, भारत में प्रशासनिक कार्य कौशल में वृद्धि हुआ, प्रशासन के संचालन में कुशलता आई, आप ये कह सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। भारत में साम्राज्य विस्तार का क्रम समाप्त। भाई साहब ठीक है, भारत में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक जो भी साम्राज्य विस्तार किया था, 1858 के अधिनियम के तहत इस बात की घोषणा की गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितना भी साम्राज्य विस्तार किया, बस अब और नहीं। जैसे ही पूरे के पूरे भारतीय शासन या प्रशासन का दारोमदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, पार्लियामेंट के ऊपर आएगा, वैसे ही भारत में साम्राज्य विस्तार का क्रम अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब इससे ज्यादा साम्राज्य में वृद्धि नहीं की जाएगी, बल्कि जितने साम्राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जितने राज्यों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था और वहां का शासन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल उन क्षेत्रों पर प्रशासनिक कौशल को दुरुस्त करने में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, सुशासन स्थापित करने में ही अपना ध्यान केंद्रित करेगी, ना कि साम्राज्य के विस्तार में। इज इट क्लियर? तो यह भी भारत के लिए एक सुखद स्वप्न था। हालांकि परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो हम आलोचना देखे ही नहीं है। अभी जब इसके विपक्ष पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, तो हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता ही क्या थी। जब ऐसी बातें हो रही हैं भारत के संबंध में कि भारत के विकास को लेकर ब्रिटेन इतना समर्पित और कटिबद्ध दिखाई दे रहा है, तो हमें फिर स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? वो तो मानवाधिकार की बात भी करते हैं, वो समानता की बात भी करते हैं, वो सुशासन की बात भी कर रहे हैं, तो आखिर क्यों भारत को आज़ाद होना पड़ा? आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं तो गफलत है। आइए देखते हैं, उन गफलतों को देखते हैं कहां पे रह गया। चलिए, भारत शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। जी हां, बिल्कुल। ये भले ही एक तरीके से देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से तो हमें बात ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन व्यवहारिकता की भूमि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जैसे ही भारत का शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले देख रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता किसको हस्तांतरित हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी क्राउन प्लस पार्लियामेंट को। अब देखिए, अच्छा एक चीज और हम थोड़ा यहां पे ध्यान दें कि क्या कंपनी जब शासन कर रही थी, या हम देखते हैं कि जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट 1884 आया, क्या ब्रिटेन की सरकार कंपनी के अधिकारों में धीरे धीरे कटौती नहीं शुरू की? क्या 1833 तक आते आते क्या कंपनी के समस्त अधिकार, मैं कहता हूं जो भी महत्वपूर्ण अधिकार थे, क्या कंपनी से छीन नहीं लिए गए? लाभ और व्यापार का सारा केवल जिम्मेदारियां देके रख दी गई उसको।
या कंपनी जो शासन कर रही थी, तो क्या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष होता था, जो हेड हुआ करता था, क्या वो भारत मंत्री नहीं था, इंडियन अफेयर्स मिनिस्टर? और ये कौन था इंडियन अफेयर्स मिनिस्टर? कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही तो एक सदस्य था। और क्या इसके सदस्यों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहले से नियंत्रण नहीं था? तो आखिर ये क्या बात हुई कि आप कहते हो कंपनी के शासन को हटाकर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का शासन देखेगी? क्या पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत के शासन पर कोई नियंत्रण नहीं था? क्योंकि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी चुने जाते थे उन पर तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही नियंत्रण था, भारत के वित्त पर ब्रिटिश क्राउन का ही नियंत्रण था। तो हम यहां पे कह सकते हैं कंपनी तो बस एक मुखौटा थी पहले से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ एक मुखौटा थी, या हम कहें केवल एक खाल था। खाल के अंदर जो जीव है वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लस क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो कंपनी का शासन तो हटाना बस कहना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से कुछ अलग और व्यवहारिक रूप से कुछ अलग, सामने सामने कुछ और अंदर से कुछ और। तो यहां पर यह बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि देखिए, जिस प्रकार भारत में 1857 का गदर हुआ, जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, निश्चित तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारतीय जनमानस में एक व्यापक असंतोष फैला हुआ था। इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। और ब्रिटेन को भारत पर और अधिक समय तक लाभ लेने की इच्छा थी। तो यहां पर निश्चित तौर पर ठीक उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि ठीक है भाई, अभी तक जो कंपनी आपका शासन देख रही थी, कंपनी में लाख खामियां थी, अब चूंकि आपके अंदर इतना असंतोष है तो हम कंपनी का शासन हटा दे रहे हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका शासन देखेगी, अब आप खुश हो जाइए। बस यहीं तक बात सीमित रह गई, क्योंकि वास्तविकता यह है कि पहले भी शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट से चल रहा था, बस मुखौटा कंपनी का था। और अभी भी शासन, अब मुखौटा हटा करके डायरेक्टली शासन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पे शुरू कर दिया गया। दूसरी चीज कि जैसे ही शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया तो पार्लियामेंट पर चुनकर आने वाले सदस्यों के पास में खुद ब्रिटेन पूरा का पूरा उनका उपनिवेश से संबंधित इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई कि संवैधानिक विकास के क्रम के लिए ध्यान देना अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास संभव नहीं था। अभी तक कम से कम कंपनी थी तो हर 20 साल 15 साल 20 साल में एक सुधार होते तो थे ले दे करके। अब तो भैया सुधारों का क्रम ऐसा धीमा पड़ गया कि आने वाले 90 वर्षों में, मतलब इसके बाद जस्ट 1861 में एक सुधार होगा, फिर डायरेक्ट 1892 में होगा, यानी लगभग मान करके चलिए आप 31 साल बाद। तो इस प्रकार से सुधारों का क्रम तो मंद पड़ ही गया। फिर 2 सुधार होंगे, 1909 वाला, 1919 वाला, फिर एक गैप मारेगा 1935 वाला भारत शासन अधिनियम 1935। तो बल्कि हमें तो यह समझना चाहिए कि जैसे ही जो शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार के हाथ में गया, भारत के संबंध में अब वो ध्यान दे पाने में ज्यादा सक्षम नहीं थे। यहां तक कि भारत में संवैधानिक विकास का क्रम भी, और कहा जाए तो भारत का शोषण भी बढ़ा। एक तरीके से आप देखेंगे भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ा, भारत में सामाजिक असंतोष बढ़ा, भारत में हर आर्थिक असंतोष बढ़ा। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारतीय खुश हो गए 1858 के बाद शासन जो है कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद? आप इस बात पे थोड़ा विचार करें। खासतौर पे देखें तो भारतीयों को सबसे ज्यादा त्रस्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन ने किया। और देखें तो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद होने के लिए ही हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई 1885 से।
तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दोनों ही जो शासन पद्धतियां थीं, एक मुखौटा, एक बार कहना चाहिए कि जो शुरुआत का समय था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा लगाकर भारत में शासन किया, फिर इसके बाद मुखौटा 1858 में हटा दिया। हम इतना ही कह सकते हैं बस। चलिए, खैर, इस समालोचना के पश्चात मैं समझता हूं कि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसे कमेंट पे जरूर लिखेगा। अतिरिक्त अगर आपके पास कोई जानकारी हो उसे भी लिखेगा। भाई, आपकी कुछ जानकारी हमारे साथ भी साझा हो जाएगी तो और लोग भी उसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए, खैर, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के क्रम 1861 में। तब तक के लिए जय हिंद।